हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो कुछ पुरानी चीज़ें भी रिवाइज होंगी और प्लस कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली दो टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। टाइप 1 इंटीग्रल f(x) f'(x) dx, दो फैक्टर का प्रोडक्ट है और ये वाला जो फैक्टर है इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, f(x) को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें f(x) को t लेते हैं, दोनों ओर का d लेते हैं, df(x) डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा df(x) का हो गया f'(x) dx और इधर हो गया dt। तो यहाँ पर आ जाता है f(x) की जगह आ जाता है t, या सपोज कर लीजिए f पावर n है तो t पावर n और f'(dx) का हो जाता है dt। फिर इसको x पावर n वाले फॉर्मूले से बना लेते हैं। तो एक तो ये टाइप होता है, और टाइप 2 ये होता है g ऑफ f(x) f'(x) dx। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर gx का इंटीग्रल phi(x) है तो g ऑफ f(x) f'(x) का इंटीग्रल होगा phi ऑफ f(x) प्लस c। इसका इंटीग्रल ऐसे होगा, कैसे होगा? प्रूफ गुरुजी, प्रूफ ऐसा है, f(x) की जगह तो t रखा तो यहाँ आ गया gt, और f'(x) dx की जगह dt रखा gt dt। तो gx का है phi(x) तो gt का हो जाएगा phi t प्लस c, और फिर आप t की वैल्यू डालेंगे f(x) तो phi f(x) प्लस c आ जाएगा। अच्छा गुरुजी, ये तो सही है, f(x) f'(x) g f(x) f'(x), लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कौन f(x) है कौन f'(x) है? तो ये हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले पीछे के वीडियो में काफ़ी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, f(x) और f'(x) को पहचानने का कोई फिक्स रूल नहीं है। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के पैटर्न पर, डिपेंड करता है उसकी डिज़ाइन पर, डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम का शकल देख करके, ऑप्शन की डिज़ाइन देख के, ऑप्शन में क्या दिया है, कौन न्यूमरेटर में है, कौन डिनोमिनेटर में है, कौन मल्टीप्लाई में है, कौन डिवाइड है। एक बात जो बेसिक बात होती है कि f' हमेशा न्यूमरेटर में होता है और dx के साथ होता है, ये सबसे बेसिक बात है। प्लस कोई फिक्स रूल नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम की डिज़ाइन पर, उसके पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं उनको पहचान के रखते हैं, फिर भी कुछ मेथड दिए जा सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं उन मेथड को। कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ें मैंने जो बताई आपको कि f'(x) जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है और dx के साथ होता है। जैसे कि हम इस प्रॉब्लम की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल x dx डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 16, इसकी बात करते हैं। अब इसे बनाना है तो हमको ये सोचना चाहिए कि dx के साथ जो रखा हुआ है क्या वो f'(x) है या नहीं है, क्या ये f'(x) बन सकता है? अगर हम इसको f'(x) मान रहे हैं तो फिर f(x) क्या होगा? f(x) होगा x²/2। अगर हम x को f' माने तो f(x) हो जाएगा x²/2। या थोड़ा आसान कर लें, अगर हम इसको 2x ले लें ना, 2x ले लें तो इससे बच जाएंगे। ठीक है, अगर हम f'(x) को 2x ले लें, एक 1/2 यहाँ रख करके और एक 2x यहाँ रख करके, अगर ऐसा कर लें ना, अगले स्टेप पे कर लेते हैं, अगर ऐसा कर लें 1/2 2x dx, और नीचे इसको क्या लिख लें, x4 को लिख लें x² का होल स्क्वायर प्लस 16। तो अगर हम ये सोचें क्या ये जो dx के साथ x है क्या ये f'(x) है, क्या f'(x) x है, या थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं एक 2 और मल्टीप्लाई में ले लूँ, 2 × 2 डिवाइड, तो इसका f(x) कौन बनेगा, इसका f(x) बनेगा x²। अगर हम इसे f'(x) एज्यूम करें
तो उसे इंटीग्रेट करके हम एफ एक्स ला सकते हैं। अगर ये हमने एफ डैश सही माना है, अगर हमने एफ डैश सही माना है तो फिर हमें अपना एफ एक्स भी मिल जाएगा। तो एफ एक्स क्या मिल रहा है, हमें एफ एक्स मिल रहा है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या लगा देंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। दोनों ओर का डी लेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी टी, दोनों ओर का डेरिवेटिव लेंगे। इधर आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में dx लिखेंगे और dt। तो आपका सवाल क्या था बेटा, आपका सवाल था ये x dx। तो यहाँ से x dx की जगह क्या आ गया, x dx की जगह आ गया 1/2 बाहर कर लिया dt। x dx का क्या आ गया 1/2 dt, 1/2 को बाहर कर लिया, x dx की जगह dt रख लिया। और यहाँ पे ये हो गया t स्क्वायर और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो आपको याद होगा जो 17 फार्मूले बताए थे लविंग इंटीग्रल में, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, उसमें एक ये भी फार्मूला था। और इसका इंटीग्रल क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a। ये लविंग में बदल गया जब ये मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया x स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाने से ये किस में बदल गया, लविंग में बदल गया। पहले मैंने सोचा क्या ये एफ डैश है, जैसे ही मैंने एफ डैश सोचा मुझे एफ एक्स मिला। तो मुझे पता चल गया कि मुझे एक्स स्क्वायर को टी रखना है, एफ एक्स को टी रखना है। तो एक्स स्क्वायर को टी रखा, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को टी रखा, दोनों ओर डी लगाया, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x dx। तो यहाँ x dx की जगह dt/2 बाहर रख लिया। एक्स स्क्वायर को t माना है तो यहाँ t स्क्वायर और 16 का 4 स्क्वायर। तो मैं गया लविंग इंटीग्रल के पास, प्यारे प्यारे इंटीग्रल, उनमें से मैंने पूछा कि उनमें से तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो ये हूँ, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a। a की जगह 4 है, क्या लग गया 1/2 1/a tan इनवर्स t/4, tan इनवर्स t/4 प्लस c। और अब t की वैल्यू डाल दी तो 1/8 tan इनवर्स t की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आपकी पहली प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके साथ। सपोज करिए आपको ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 dx, ये दिया गया, इसे बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बेसिक चीज़ क्या है कि dx के साथ कौन होता है, dx के साथ f डैश x होता है। अगर ये f डैश x है, अगर ये f डैश x है, f डैश x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स कौन रहा होगा, एफ एक्स रहा होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 है, ऐसा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7। अगर ये एफ डैश एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स कौन रहा होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x बाय 3। ये तो देखो एक्स क्यूब प्लस 3x यहाँ ये नज़र आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसे एफ डैश, इसे एफ एक्स मानूँ, अगर मैं इसे एफ एक्स मानूँ तो फिर मैं इसे एफ डैश बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसको देखते हुए कि एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है और 3x का 3 होता है। एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर और इसका कितना आएगा 3। जब मैं 3 कॉमन लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बैठा हुआ है। तो dx के साथ कौन रहता है एफ डैश एक्स। अगर ये एफ डैश एक्स है तो इसको एक्स क्यूब प्लस 3x को, या इस पूरे को एक्स क्यूब प्लस 3x को, इस पूरे को मैं एफ एक्स मान लूँ, 3x स्क्वायर इस पूरे को मैं अगर एफ एक्स मान लूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 को, तो मुझे क्या नज़र आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0। और जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए, कि अगर ये एफ डैश एक्स है तो फिर इसे एफ एक्स बना सकते हैं। मैंने एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 को t मान लिया, ये देखते हुए कि ऊपर एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो दोनों ओर का d लगाया, d ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या नज़र आया 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 0, एक dx लिखना पड़ेगा और उधर dt। तो यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस 3 बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसकी जगह रख सकता हूँ dt/3। तो 1/3 बाहर हो गया, ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया आपका t, ऐसा आ गया।
ये आ गया। तो 1/3 dt ये आ चुका है मेरे पास। और जैसे 1/x का होता था log x, तो 1/t का हो गया log mod t प्लस c, और प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी जाएगा x में, तो क्या आ जाएगा 1/3 log mod t x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 प्लस c। तो x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 को t मान के इसे बनाया जा सकता है। मैंने x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये देखते हुए ये जो f डैश x होता है ये किसके साथ रहता है, f डैश x dx के साथ रहता है। तो ऊपर f डैश x है वो dx के साथ है, नीचे वाली चीज़ को अगर fx बनाएं तो फिर हम लोग इस तरह का सब्स्टिट्यूशन लगा करके इंटीग्रल को प्रोसीड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, इसी को अगर आप ऐसे देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं एक 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता, x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 dx, अगर मैं एक 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता तो ये आ जाता 1/3 f डैश अपान f, और f डैश अपान f का क्या आंसर होता है, log mod f होता है, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम f डैश अपान f वाली फॉर्म थी, और मैंने इसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाया, ये सोचते हुए कि f डैश किसके साथ रहता है, f डैश dx के साथ रहता है। और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए इसको बनाना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स को बनाना है। तो dx के साथ कौन रहता है, fx रहता है, सॉरी f डैश x रहता है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स, ठीक है। अब हमें सोचना ये है कि क्या ये सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव है या टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, एक तो हमारा तरीका वो है कि f डैश किसके साथ रहता है, टेन एक्स के साथ रहता है। दूसरा हम ऐसा सोच सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स है या टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। तो हमें पता चला कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये क्या होगा, इन दोनों में कौन f है और कौन f डैश है। तो अगर हम इसे f माने तो ये f डैश में नहीं बदलता है, पर अगर हम इसे f माने तो ये f डैश में बदलता है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन देखने का ये भी एक तरीका होता है कि अगर दो फैक्टर हैं गुणे में तो ये सोचना चाहिए कि पहला फैक्टर दूसरे फैक्टर का डेरिवेटिव है या दूसरा फैक्टर पहले फैक्टर का डेरिवेटिव है। तो हमें पता चला कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स नहीं है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। तो उसको देखते हुए हमने टेन एक्स इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगाया, टेन एक्स इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगाया, दोनों ओर का डी लिया, डी दोनों ओर का डेरिवेटिव लिया, डी ऑफ टेन एक्स इक्वल टू डी टी। तो टेन एक्स का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक डी एक्स लिखेंगे, इधर डी टी। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, टेन एक्स की जगह टी लिया आपने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का डी टी हो गया। ये एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से हो गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। प्रॉब्लम एक्स में है, आंसर भी एक्स में जाएगा, टी की वैल्यू डाल दी, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। एक और प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, हम ये बनाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये बनाते हैं कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसमें तो गुरुजी एक ही फैक्टर है, कोई बात नहीं, इसको दो फैक्टर बनाते हैं। ये लिखते हैं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये लिखते हैं। अब सोचिए एक फैक्टर था तो मैंने दो बना लिए। अब सोचना ये कि क्या ये इसका डेरिवेटिव है या ये इसका डेरिवेटिव है। तो ना तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ना कॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है। पर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ये हमने लिखा, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया हमने। क्योंकि ना कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉट स्क्वायर एक्स है, ना कॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसे हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। अब दो अलग अलग इंटीग्रल हो गए, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, और माइनस कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। इसका आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी, ये एक फार्मूला था। इसके आंसर क्या था, इसका आंसर होता है लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी।
लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका I1। I1 को मैं अलग बनाता हूँ, मैं I1 को अलग बनाता हूँ। I1 कौन है? I1 है कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको 1 डाल लीजिए। सपोज करिए I बराबर चल रहा है, I बराबर ये 1 है। I1 की वैल्यू अलग निकाल रहे हैं जिससे कि मुझे लॉग मॉड साइन एक्स बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सेम चीज़ को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने उसे I1 मान लिया है और I1 को अलग सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स नहीं होता है। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया? मैंने कॉट एक्स इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगाया, दोनों ओर का डेरिवेटिव लिया, डी कॉट एक्स इक्वल टू डी टी। अब कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर हो गया डी टी। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? माइनस डी टी, और कॉट एक्स को मैंने टी माना है, माइनस बाहर हो गया टी डी टी इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आंसर एक्स में जाना चाहिए तो टी की वैल्यू वापस डाली, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा 1 में। तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो गया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। तो भाई प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि कॉट क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसमें कितने फैक्टर हैं? एक ही फैक्टर है, और मुझे तो 2 फैक्टर चाहिए, एक फैक्टर एफ एक्स बनने के लिए और एक फैक्टर एफ डैश एक्स बनने के लिए। तो ना तो कॉट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है, ना कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल होता है, पर कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बनाया जा सकता है अगर मैं कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर लूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख के कॉट एक्स से गुणा करके 2 अलग अलग इंटीग्रल किए। जो बाद वाला इंटीग्रल है कॉट एक्स, उसका ऑलरेडी आंसर मैं बता चुका हूँ आपको, लॉग मॉड साइन एक्स होता है, और ये इधर वाला इंटीग्रल मैंने I1 लिख लिया ताकि मुझे सेम चीज़ को बार बार ना लिखना पड़े। I1 मैंने अलग बनाया, कॉट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसको देखते हुए मैंने कॉट एक्स की जगह टी रखा, दोनों तरफ का डेरिवेटिव लिया, कॉट एक्स का आया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रखा, कॉट एक्स की जगह टी रखा, माइनस बाहर टी का टी स्क्वायर बाय 2, टी की वैल्यू वापस रखी माइनस कॉट स्क्वायर बाय 2, और ये मैंने 1 में पुट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है। और प्रॉब्लम करते हैं। और प्रॉब्लम करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 4 डी एक्स। अब ये टाइप 2 वाली है, टाइप 2, जी ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स में कंपोजिट फंक्शन है। अब एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है? तो भाई यही बन सकता है जी ऑफ एफ एक्स ना। 2 फंक्शन का कंपोजिशन तो इसी में दिखाई दे रहा है। ये तो सिंगल फंक्शन पड़ा हुआ है ना, ये तो सिंगल फंक्शन बना हुआ है, इसमें तो 2 फंक्शन है नहीं। इसी में डबल फंक्शन है, एक साइन है और एक एक्स पावर 4 है। तो कंपोजिट फंक्शन यही बनेगा। इसमें ये जो साइन है ये किसका काम कर रहा है? जी का, और ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एफ का। ये टाइप 2 में हो गया। अब मुझे ये सोचना है कि साइन एक्स में ये जी है और ये एफ है, क्या एफ का डेरिवेटिव, अगर मैं इसे एफ मानूँ तो क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है प्रोडक्ट में? अगर मैं इसे जी एफ एक्स मानूँ तो क्या प्रोडक्ट में एफ का डेरिवेटिव मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है। x4 का डेरिवेटिव क्या आता है? 4x क्यूब। एक्स क्यूब है, 4 नहीं है, उसे क्रिएट कर लेंगे। तो ये भी होता है जब हम टाइप 2 में होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स में जो उसका पार्ट, जो पार्ट एफ एक्स बनने के लिए तैयार हो रहा है, क्या उसका डेरिवेटिव
साथ में मौजूद है कि नहीं मौजूद है। जी ऑफ एफ एक्स में जिसे हम एफ एक्स की तरह देख रहे हैं, क्या उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में मौजूद है? हाँ, अगर हम इसे जी ऑफ एफ एक्स देखें, क्योंकि ये तो जी ऑफ एफ एक्स नहीं बन सकता, जी ऑफ एफ एक्स यही बन सकता है, इसमें डबल टर्म है, इसमें सिंगल टर्म है। तो जी ऑफ एफ एक्स में जिसे हम एफ एक्स देख रहे हैं, ये अंदर वाले फंक्शन को जो साइन के एम्पलीट्यूड में है, ठीक है, साइन के एंगल में है, साइन के एम्पलीट्यूड में है, जिसे हम एफ एक्स देख रहे हैं, क्या इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है? हाँ मौजूद है। साइन x4 में x4 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको t पुट करना चाहिए। साइन x पावर 4 में हमें क्या करना चाहिए, x पावर 4 t को t सब्सिट्यूट करना चाहिए। जैसे ही हम x पावर 4 को t सब्सिट्यूट करेंगे, दोनों ओर का d लेंगे, dx4 इक्वल टू dt, क्या दिखाई देगा, 4x³ dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे x³ और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/4, 1/4 बाहर कर लेंगे, x³ और dx की जगह dt, और ये sin x4 की जगह sin ऑफ t। sin ऑफ t का आप लोग अब तक याद कर चुके होंगे, क्या होता है, माइनस cos t डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। आंसर x में जाएगा तो t की वैल्यू रखो माइनस cos x पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब ये भी पक्की बात है कि ये टाइप 2 में है, और टाइप 2 में है तो जी ऑफ एफ एक्स यही बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिंगल फंक्शन है, कॉट एक्स में सिंगल फंक्शन है, तो ये तो जी ऑफ एफ एक्स नहीं बन सकता। कंपोजिशन इसमें नहीं है, कंपोजिशन इसमें ही है। तो अगर मैं इसे जी की तरह देखूं, अगर मैं इसे जी की तरह देखूं तो इसे मुझे एफ एक्स की तरह देखना पड़ेगा। अब मुझे देखना ये है कि जी ऑफ एफ एक्स में जिसे मैं एफ की तरह देख रहा हूं, क्या उसका डेरिवेटिव फंक्शन में, इंटीग्रेंड में, सवाल में मौजूद है या नहीं मौजूद है। जिसको जी ऑफ एफ एक्स में जिसे मैं, जो कॉस के एंगल में है, जो कॉस के एम्पलीट्यूड में है, जिसे मैं एफ एक्स की तरह देख रहा हूँ, क्या इसका डेरिवेटिव मेरे प्रॉब्लम में मौजूद है। तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव याद करिए, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग चेन रूल से करते थे। तो लॉग साइन एक्स का आता था 1/sin x, और फिर साइन एक्स का करते थे तो आता था cos x, तो ये वैल्यू हो गई cot x। हाँ बिल्कुल, इसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद है। जी ऑफ एफ एक्स में जिसे हम एफ एक्स की तरह देख रहे हैं, उसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद है, एक फैक्टर की तरह मल्टीप्लाई में। तो क्या आपका सवाल है, आपका सवाल है cos log sin x, cos log sin x इंटू cot x dx। अगर मैं इसे एफ एक्स की तरह देखूं तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसे एफ एक्स की तरह देखूं तो ये इसका डेरिवेटिव एफ एक्स एफ डैश एक्स मेरे पास प्रॉब्लम में मौजूद है, एक सेकंड फैक्टर के रूप में मौजूद है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एफ मान के सब्स्टिट्यूशन लगाया, log sin x इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगाया, दोनों ओर का डेरिवेटिव लिया, डी ऑफ log sin x डी ऑफ टी, ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, log sin x इक्वल टू टी, ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, ठीक है। इसका आ गया 1/sin x, और sin x का cos x, एक dx लिखना पड़ेगा साथ में, इधर आपका चल रहा है dt। तो यहाँ से cos ऑफ log sin x, log sin x को क्या लिया है हम लोगों ने t, और इधर cot x dx का हो गया dt, और ये तो वेल नोन है, cos t का क्या आता है sin t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू क्या है log sin x, तो हमारे पास आ गया sin log sin x, sin log sin x प्लस c। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन सा है, ये सवाल किस में गया, ये सवाल गया टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या क्या शक्ल होती है, जी ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स की शक्ल होती है। ऑब्वियसली ये तो जी ऑफ एफ एक्स नहीं बन सकता क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स इसी को बनना पड़ेगा। अब अगर ये जी ऑफ एफ एक्स बन रहा है तो जिसमें इसमें जिसको मैं एफ एक्स की तरह देख रहा हूँ ना, ये अंदर वाले फंक्शन को अगर मैं इसे एफ एक्स की तरह देख रहा हूँ तो क्या इसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में मौजूद है, एक सेकेंड फैक्टर में मल्टीप्लाई में मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है। तो उसको देखते हुए log sin x इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं।
एक और प्रॉब्लम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 1 प्लस साइन एक्स, log 1 प्लस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx, इसे करते हैं। देखिए पहले तो मैं इसे मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ ना, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ। log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ये किस में गया? टाइप 1 में गया। एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो मुझे देखना ये है कि क्या ये फैक्टर इसका डेरिवेटिव है या ये फैक्टर इसका डेरिवेटिव है। तो बोलिए 1 अपान एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई एक्स इस फैक्टर का डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन log x प्लस 1 का डेरिवेटिव कौन होता है? 1 अपान एक्स। तो क्या पता चला? पता चला कि 1 अपान एक्स जो है ये log x प्लस 1 का डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इसे f(x) की तरह देखूं तो ये f डैश x की शक्ल लेगा। तो पता चल गया कि मुझे किसको सब्स्टिट्यूट करना है। मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 प्लस log x को t, जब मैं डिफाइन डेरिवेटिव लूँगा 1 का 0, log x का 1 अपान एक्स, एक dx लिखूँगा और इधर dt। तो ये log x प्लस 1 को t लिया, 1 अपान एक्स डी एक्स का dt हो गया, और t स्क्वायर को मैं x स्क्वायर की तरह करूँगा, t क्यूब बाय 3 प्लस c, t की वैल्यू डाल देता हूँ। t किसको माना था? 1 प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो ये एक और प्रॉब्लम आपकी बनी। और करते हैं, और प्रॉब्लम करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेक पावर 4x dx, इसको बनाना है भाई। अब इसमें कितने फैक्टर हैं? ये कौन सा है? ये जाएगा टाइप 1 में, ठीक है, टाइप 1 में जाएगा, पर इसमें एक ही फैक्टर है। टाइप 1 में कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है? बिल्कुल नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें tan x को इंट्रोड्यूस करता हूँ। कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ? इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख लिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया मैंने इंटीग्रेशन के अंदर tan x को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं होता है, पर सेक स्क्वायर एक्स tan x का डेरिवेटिव होता है। अब मैंने 2 इंटीग्रल अलग अलग कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और I1, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या आ गया? ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, लविंग इंटीग्रल में चला गया। प्यारे प्यारे इंटीग्रल लविंग इंटीग्रल में चला गया। शुरू में जो 17 फार्मूले बताए थे, tan x और प्लस I1 मैं अलग सॉल्व करूँगा ताकि मुझे सेम चीज़ को बार बार ना लिखना पड़े। आते हैं I1 पे। I1 कौन है? I1 है tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये टाइप 1 में है, सब्स्टिट्यूशन का टाइप 1। अब मुझे बताइए tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है या सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan x है? हाँ भाई, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। तो अगर मैं इसे f(x) की तरह देखूँ तो ये f स्क्वायर एक्स की तरह दिखेगा। तो अगर मैंने tan x इक्वल टू t का सब्स्टिट्यूशन लगाया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स, एक dx लिखूँगा और उधर dt। तो ये आपका क्या आया? tan x को t माना, सेक स्क्वायर एक्स dx का dt, t स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाय 3, t की वैल्यू डाल दी, tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3। ये मैं पुट करूँगा 1 में, इसे i मान लेता हूँ, ठीक है। तो i बराबर क्या आ गया? tan x प्लस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। और अगर कभी डाउट हो जाए कि ये मैंने सही बनाया या गलत बनाया, अपने आंसर को आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। अपने आंसर को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, क्या ये सेक पावर 4x तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ये भी एक तरीका होता है अपने आंसर को जज करने का। इसे आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए कि क्या ये डिफरेंशिएट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद सेक पावर 4x देता है या नहीं देता है। कैसे किया गया? सब्स्टिट्यूशन में ये टाइप 1 है और इसमें एक ही फैक्टर है, तो मैंने पहले से सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा। अब सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स तो tan x का डेरिवेटिव होता है। तो मैंने अपने प्रॉब्लम में tan x को इंट्रोड्यूस किया। कैसे इंट्रोड्यूस किया?
एक फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखा, दो अलग अलग इंटीग्रल टूट गए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 और ये वाला इंटीग्रल को मैंने I1 लिखा ताकि मुझे बार बार एक ही चीज़ को ना लिखना पड़े। सेक स्क्वायर एक्स का हुआ tan x, I1 मैंने अलग साल किया, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसके देखते हुए tan x को सब्सिट्यूट किया, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt आ जाएगा, tan स्क्वायर की जगह t स्क्वायर हो गया, उसका इंटीग्रल t³/3 हो गया, t की वैल्यू वापस डाली और ये वैल्यू फिर मैंने वहाँ डाली, ये वाले 1 में डाली, इसमें डाली 1 में डाली, पुट इन 1 उसको 1 में डाला, मेरा प्रॉब्लम मेरे सामने है। तो मुझे ये देखना पड़ता है कि अगर प्रॉब्लम में दो फैक्टर मौजूद हैं तो पहला फैक्टर दूसरे फैक्टर का डेरिवेटिव है या दूसरा फैक्टर पहले फैक्टर का डेरिवेटिव है। तो प्रॉब्लम में एक ये भी चीज़ देखी जाती है, सब्स्टिट्यूशन में एक ये चीज़ भी बता सकते हैं कि हमें ये देखना होता है कि अगर दो फैक्टर मौजूद हैं प्रोडक्ट में तो कौन सा फैक्टर किसका डेरिवेटिव है, इससे भी सब्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है। एक और चीज़ देखनी चाहिए कि जब हम सब्स्टिट्यूट करें, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाएं, तो हमारा वो जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो एक सिंप्लीफाइड फंक्शन में आ जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद जो कंपोजिट फंक्शन है टाइप 2 में, सब्स्टिट्यूशन का जो टाइप 2 है, तो जब हम उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हमारा एक जो कंपोजिट फंक्शन है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लेना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रॉब्लम बनाता हूँ, एक एग्जांपल बनाता हूँ। मेरे पास है ये सवाल, tan√x सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय √x dx। ये अब यहाँ पे सोचना ये है इसमें किसको t माना जाए, किसको t माना जाए भाई, ठीक है। √x को t माना जाए, एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप √x को t मान के भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि अगर मैं √x को t मान लूँ, √x को t माना, x का t स्क्वायर हो गया, dx का इधर 2t dt हो गया। ये कैसे सोचा गया कि भाई √x को t लिया जाए? क्या होता है, ये बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स में कि हम लोगों को क्या करना होता है, स्क्वायर रूट से, रेडिकल साइन से पीछा छुड़ाना होता है। तो अगर हम x की जगह t स्क्वायर रख लेंगे तो ये रेडिकल साइन, जो 3 जगह रेडिकल साइन है, वो गायब हो जाएगा। मैथ में ये भी एक बेसिक चीज़ है कि अगर हम √x की जगह t रख लें या x की जगह t स्क्वायर रख लें तो ये जहाँ 3 जगह रेडिकल साइन जो है वो हमारे गायब हो जाएंगे। हमें क्या दिखाई पड़ेंगे, हमें ये दिखाई पड़ेगा tan t सेक स्क्वायर t डिवाइडेड बाय t dt, ऐसा दिखाई पड़ेगा। tan t का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर t, लेकिन फिर ये t हमें दिक्कत करेगा। tan t का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर t होता है, लेकिन फिर हमें ये t दिक्कत करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर dx की जगह 2t dt आ रहा है, ध्यान दें dx की जगह 2t dt आ रहा है, तो ये t की दिक्कत ऊपर वाले t से बैलेंस हो जाएगी, ऊपर वाला t नीचे वाले t को बैलेंस कर देगा। हमारे पास क्या लिखेगा, 2 tan t सेक स्क्वायर t dt, और ये सवाल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। tan t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक स्क्वायर dt की जगह tan t को u लिख लेना, सेक स्क्वायर dt की जगह du लिख लेना, प्रॉब्लम बन जाएगा। या अगर हम लोग थोड़ा डायरेक्ट जाएं, अगर हम लोग ये पूरा कर लें, अगर हम इस पूरे को थोड़ा शॉर्ट में बनाएं, अगर हम लोग tan√x को t मान लें, ऐसा कर लें, हम लोग √x को t मानने के बजाय tan√x को t मान लें। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन लगाया, tan√x = t का सब्स्टिट्यूशन लगाया। एक सब्स्टिट्यूशन तो मैंने बता दिया। एक मेथड ये हो सकता है कि अगर मैं x = t स्क्वायर रख लूँ, क्या सोच के रख लूँ, रेडिकल साइन गायब करने के लिए। एक मेथड ये हो गया। दूसरा, अगर मैं tan√x को t ले लूँ, दोनों ओर का d लगाऊँ, d ऑफ tan√x बराबर d ऑफ t, तो tan का क्या आता है, सेक स्क्वायर, tan का क्या आता है, चेन रूल से tan√x का आ गया सेक स्क्वायर √x, और इसको फिर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में √x का, तो आपको याद होगा क्या होता है, 1/2 रेडिक्स, और फिर एक dx लिखना पड़ेगा, और उधर क्या चल रहा है, dt। ठीक है, तो ये चीज़, इस पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर √x dx, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा 2 dt आ जाएगा, और tan√x को मैंने t माना, 2 बाहर हो जाएगा, t का इंटीग्रल हो जाएगा t² / 2 + c,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू डाल देंगे tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। तो हम लोग डबल सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। अगर हम लोग रूट एक्स इक्वल टू टी लेके चलेंगे तो हम लोग को 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहले आपका रेडिकल साइन हटेगा, उसके बाद फिर tan t को मानेंगे तो वो डबल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर हम tan रूट एक्स को t मान लें, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव कौन है? इसका डेरिवेटिव ये है। अब ये देखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बात क्या हो रही थी, अगर प्रॉब्लम में 2 फैक्टर मौजूद हैं, कोई बच्चे तो ये भी बोल सकते हैं सर 3 फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। पर अगर आप ध्यान से दें तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, अगर आप ध्यान दें तो इस वाले फैक्टर का ये डेरिवेटिव है। तो उसे आप 3 फैक्टर मत समझें, आप ये समझें इस फैक्टर का डेरिवेटिव ये है। तो अगर आप tan रूट एक्स को t मानेंगे तो जो दूसरा फैक्टर है वो dt के साथ चला जाएगा, ये f डैश का काम करेगा। अगर आप इसे f मानेंगे तो ये f डैश का काम करेगा। तो उसे देखते हुए tan रूट एक्स को t पुट कर लिया। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि मैथ का बेसिक रूल होता है कि रेडिकल साइन से पीछा छुटाया जाए। तो अगर हम रूट एक्स को t लेके चलेंगे तब भी इस प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है, लेकिन फिर हमें थोड़ा सा लेंदी जाना पड़ेगा, हमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, डबल सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं भाई। इंटीग्रल 1 प्लस ई की पावर tan इनवर्स x का स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखिए 1 प्लस ई पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी g(f(x) का फॉर्म लेगी, और ये क्या लेगी? ये f(x) का फॉर्म लेगी, टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन का टाइप 2। ये g(f(x) जा रहा है, ये f(x) जा रहा है, और g(f(x) में f(x) किसको माने? तो सोचिए f(x) किसका डेरिवेटिव है? सॉरी, g(f(x) f डैश x, ये f डैश x का फॉर्म लेने जा रही है, ठीक है। तो g(f(x) f डैश x, तो इसमें f(x) किसको लिया जाए? अगर हम tan इनवर्स x को t ले लें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमें ये सोचना है, इनफैक्ट आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं कि ये, हाँ, जो कह रहे थे g ऑफ f(x) और f डैश x, ऐसा g ऑफ f(x) और f डैश x। एक फैक्टर ये है g ऑफ f(x) कंपोजिट में जा रहा है, e के कंपोजिशन में tan इनवर्स x है, और दूसरा फैक्टर ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसे f डैश x माने तो हमें ये सोचना होगा कि ये किसका डेरिवेटिव होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, और वो देखो यहाँ कंपोजिशन में मौजूद है। तो हम इसको देखते हुए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का सब्स्टिट्यूट का डेरिवेटिव होता है, हम एक मेथड ये ले सकते हैं, मेथड 1, कि हमने tan इनवर्स x को t रखा। पहला मेथड, हमने tan इनवर्स x को t रखा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक dx लिखना पड़ेगा, और उस तरफ क्या गया? dt। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 प्लस ई पावर टी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या हो गई? ये dt हो गई। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 1 प्लस 2e की पावर t प्लस e की पावर 2t dt, ये आ गया। अलग अलग कर लेते हैं, 1 dt प्लस 2 बाहर e पावर t dt प्लस e पावर 2t dt, ऐसा हो गया। 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए t लिखेंगे प्लस 2 e पावर x का डिफरेंशियल और इंटीग्रल वही आ जाता है, तो यहाँ e की पावर t लिखेंगे, और ये 2t। क्या ये लीनियर है? बिल्कुल ये लीनियर है। इसको t मान के या x मान के हम इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e पावर x का इंटीग्रल होता है e पावर x, तो e पावर t dt का क्या आ गया? e पावर dt का आ गया e पावर t। जैसे e पावर x dx का e पावर x आ जाता है, जैसे e पावर x dx का e पावर x आ जाता है, ऐसे ही e पावर t dt का e पावर t आ गया, e पावर dt का e पावर t आ गया। अब यहाँ ये लीनियर है तो इसको भी t मान के किया जा सकता है। इसका क्या आ जाएगा? e पावर 2t डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करेंगे प्लस c, और जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे? tan इनवर्स x रख देंगे।
तो एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर मैं इसे fx देखूं, अगर मैं इसको fx देखूं, नहीं भाई इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा। fx का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस ई की पावर tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म नहीं है ना, ये टर्म नहीं है। ठीक है, जो बनाया था वही सही था, जो बनाया था वही सही था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है, तो tan इनवर्स x को t रखा, tan इनवर्स x को t रखा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये है, इस पूरे का डेरिवेटिव नहीं है। वही जो हम लोग कर रहे थे वही सही था, इस पूरे का डेरिवेटिव ये नहीं है, लेकिन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये t है। तो tan इनवर्स x को t रख करके हमने बनाया, क्या आया? 1 प्लस ई पावर t का होल स्क्वायर इंटीग्रल dt। इसमें क्या आया? 1 प्लस 2 ई पावर t प्लस ई पावर 2t dt, ऐसा। इसका आया t, इसका आया 2 ई पावर t, इसका आया ई पावर 2t बाय 2 प्लस c। और अब t की वैल्यू डाल देंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x प्लस 2 ई की पावर tan इनवर्स x प्लस ई की पावर 2 tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ ये देखा गया कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस ई पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनने से मना कर रहा है। तो फिर tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, और प्रॉब्लम करते हैं। मैंने आपको कुछ और फॉर्म्स बताई थी, ये वाली फॉर्म डिस्कस की थी। एक ये फॉर्म होती है इंटीग्रल एफ डैश अपान एफ डी एक्स। इसका क्या आ गया था? लॉग एफ एक्स आ गया था। कैसे आ गया था? मैंने एफ एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया था, याद करो। सब्स्टिट्यूशन में अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एफ डैश अपान एफ डी एक्स का क्या आ जाता है? लॉग एफ एक्स आ जाता है। अगर एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करें, एफ डैश एक्स अपान रूट एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या आ जाता है भाई? इसमें आ जाता है 2 रूट एफ एक्स आ जाता है। इसका भी वही तरीका था, याद करो। एफ एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया था। एक और मैंने बताया था रूट एफ एक्स डी एक्स। रूट एफ एक्स डी एक्स का क्या आ जाता है? रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका क्या आ जाता है? 2/3 एफ की पावर 3/2 एक्स प्लस सी आ जाता है। यहाँ भी सी है भाई, ठीक है, यहाँ भी सी है। इसको कैसे प्रूव किया था? इसमें भी एफ एक्स इक्वल टू टी लिया गया था, याद करो। इसमें भी एफ एक्स इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लिया था। एक मैंने आपको ये बताया था एफ पावर एन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये बताया था मैंने। इसका क्या आंसर आया था? एफ पावर एन प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। और इसको भी कैसे किया गया था? इसको भी ऐसे ही किया गया था, एफ एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूशन लेकर के। और इन चारों में देखिए, इन चारों में भी वही बात है, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश किसके पास है? एफ डैश डी एक्स के पास है। और कहाँ मौजूद है? न्यूमरेटर में मौजूद है। इन चारों को मैंने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 6 और 7, आई थिंक, जो भी वीडियो था ये मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर प्रॉब्लम भी करा चुका हूँ। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, इन पर कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ये जो मेथड थे, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था तो भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताए थे। इन पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको देखिए। तो अगर हम इसे रूट एफ एक्स की तरह देखें, अगर हम इसे रूट एफ एक्स की तरह देखें तो ये एफ डैश एक्स है। अगर हम इसे कॉट एक्स को एफ एक्स माने तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कौन है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये रूट एफ एक्स एफ डैश एक्स है। और इसे कैसे किया जाता है? एफ एक्स को टी मान के किया जाता है।
तो यहाँ मैंने कॉटेक्स को टी लिया, इस पर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा और इधर डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बदल गया, कॉटेक्स की जगह टी लिया रूट टी और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिया माइनस डी टी, माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रल रूट टी डी टी। तो भाई रूट एक्स डी एक्स का क्या होता है, कई बार बोला जा चुका है कि याद कर लो, रूट एक्स डी एक्स का होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2। जो फार्मूला नंबर 17 है उसके मैंने 4 पार्ट बताए थे कि याद रखना, फ्रिक्वेंटली करेंगे, जगह जगह आते हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रखेंगे, माइनस 2/3 कॉस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। और प्रॉब्लम देखते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं। एक प्रॉब्लम ये बनाते हैं, इंटीग्रल साइन एक्स अपान 4 + 5 कॉस एक्स डी एक्स। इसको देखते हैं, ये किस फॉर्म का है, एफ डैश अपान एफ फॉर्म का है। सीधी सी बात है, एफ डैश कहाँ रहता है, एफ डैश न्यूमरेटर में रहता है और डी एक्स के साथ रहता है। तो ऑब्वियसली ये तो एफ डैश नहीं बन सकता, एफ डैश तो इसी को बनना पड़ेगा। ऐसे लिख लेते हैं ना, प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, ये डिवाइड में लिखा हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, साइन एक्स 4 + 5 कॉस एक्स डी एक्स। वैसे आपको पता है एफ डैश अपान एफ का क्या होता है, लॉग एफ होता है, एफ डैश अपान एफ का लॉग एफ होता है। तो आप उसे एफ डैश अपान एफ को लॉग एफ वाले मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, क्योंकि ये तो एफ डैश का काम करेगा। डी एक्स के साथ कौन रहता है, डी एक्स के साथ एफ डैश रहता है और न्यूमरेटर में रहता है। तो क्या इसका डेरिवेटिव ये आएगा, डिफ्रेंशिएट करके देख लो, 4 का 0 और 5 कॉस एक्स का -5 साइन एक्स। तो 5 तो जनरेट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसको देखते हुए 4 + 5 कॉस एक्स को टी रखा, 4 + 5 कॉस एक्स को टी रखा, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो नहीं जाएगा एफ डैश तो न्यूमरेटर में ही जाएगा। तो ये तो एफ डैश नहीं बन सकता, और अगर ये एफ डैश बन रहा है तो इसको एफ लेके देखते हैं, इसको एफ लेके देखते हैं। भाई ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, 4 का 0 5 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक डी एक्स लिखना पड़ेगा, उधर क्या चल रहा है, डी टी चल रहा है। तो क्या हो गया भाई, इधर देखो, यहाँ क्या हो गया टी, और वहाँ से साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी बटे -5, -5 मैंने बाहर भेज दिया, ये डी टी इक्वल टू -1/5, डी टी बाई टी का क्या आ गया, लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, इक्वल टू -1/5 लॉग मॉड टी। टी किसको माना है, टी माना है 4 + 5 कॉस एक्स और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये तो ये देखा गया कि भाई डी एक्स के साथ एफ डैश रहता है न्यूमरेटर में, तो ये तो एफ डैश नहीं बन सकता। अगर हम इसे एफ डैश माने तो इसे ने एफ लेके देखा कि क्या इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई। तो उसी को देखते हुए 4 + 5 कॉस एक्स को टी ले लिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। एक और मेथड है, if a rational function of e power x is present in the integrand, then take e power x equal to t। अगर e पावर x का रेशनल फंक्शन मौजूद हो तो e पावर x को t लिया जाए तो 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम को बनाते हैं 1/1 + e पावर x dx को बनाते हैं। तो e पावर x का रेशनल फंक्शन, एक प्रॉब्लम ये बनाएंगे और एक प्रॉब्लम ये बनाएंगे, e पावर 2x 1 + e पावर 2x dx। रेशनल फंक्शन समझते हैं, x² + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, ये रेशनल फंक्शन है। पॉलिनोमियल बटे पॉलिनोमियल, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे आपकी लीनियर है, ठीक है।
तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं e पावर x कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, e पावर 2x प्लस 1 बटे 2e पावर x प्लस 1। ये रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है और ये रेशनल फंक्शन है e पावर x वाला, ऐसा। ठीक, अगर रेशनल फंक्शन e पावर x वाला मौजूद हो तो e पावर x इक्वल टू टी लेके बनाया जा सकता है। अब अगर हम e पावर x इक्वल टू टी ले लेंगे, यहाँ दोनों ओर का d लगाया, डेरिवेटिव लिया, डी ई पावर x इक्वल टू डी टी, ई पावर x का डेरिवेटिव वही रहेगा, साथ में dx आएगा बराबर dt, ऐसा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस ई पावर x की जगह 1 प्लस टी आ गया और dx की जगह क्या आ गया, dx की जगह आ गया dt डिवाइडेड बाय ई पावर x। एक बात ध्यान रखनी है, इंटीग्रेंड के अंदर सेम वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, हर जगह सेम वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता कहीं पे t है कहीं पे x है, ऐसा नहीं चल सकता, ये गलत हो जाएगा। तो dx 1/1 प्लस ई पावर x की जगह क्या आ गया, 1 प्लस टी, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, e पावर x dx, ये दिख रहा है। dx की जगह क्या आ गया, dx की जगह आ गया dt डिवाइडेड बाई ई पावर x और यहाँ पे 1 प्लस टी आ गया। तो ये तो x का फंक्शन है और ये t का फंक्शन है, गड़बड़ हो गई। चूँकि यहाँ पे dt है तो हर जगह t होना चाहिए, तो इसे तो x में नहीं बदल सकते, इसे t में बदलते हैं। ठीक है, इसे t में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, यहीं से बदलते हैं। e पावर x की जगह t रखा, 1/t इंटू 1/1 प्लस टी dt, ये। और ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ऑब्जर्वेशन मेथड से बनती है। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मौजूद है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मौजूद है। क्या है आपके पास, आपके पास क्या मौजूद है, 1 बटे टी 1 प्लस टी डी टी, इन दोनों का डिफरेंस, ये मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड में बताया था, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो 1 प्लस टी और टी का डिफरेंस 1 ऊपर मौजूद है, तो इसे क्या लिख लेते हैं, ऊपर डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 प्लस टी माइनस टी डी टी, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय नीचे कौन है, t इंटू 1 प्लस टी। अगर दो लीनियर फैक्टर मौजूद हैं डिनोमिनेटर में, उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते हैं। तो 1 प्लस टी और t का डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर 1 मौजूद है, तो 1 की जगह 1 प्लस टी माइनस टी लिख लिया। फ़ायदा, जब 1 प्लस टी को इसके साथ ब्रेक करोगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 1/t dt, और जब t के साथ इसको ब्रेक करोगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 1/1 प्लस टी dt। 1/t को 1/x की तरह किया, ये आ गया log mod t माइनस, क्या ये लीनियर है, हाँ बिल्कुल लीनियर है, तो इसको भी इसी की तरह से बना सकते हैं। क्या आ जाएगा, log mod 1 प्लस टी और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, log a माइनस log b का क्या हो जाएगा, log a माइनस log b का क्या हो जाएगा, log a अपान b, log mod t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस सी, और t की वैल्यू रख देंगे, t माना था e पावर x को, तो ये हो गया log mod e पावर x अपान 1 प्लस e पावर x प्लस सी, ये आ गया ऐसा। अगर e पावर x का रेशनल फंक्शन मौजूद हो तो e पावर x की जगह t रख दिया जाए तो प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है। 1/1 प्लस e पावर x dx, मैंने e पावर x की जगह t रखा, दोनों ओर का डेरिवेटिव लिया, e पावर x का e पावर x आ गया, साथ में dx और इधर dt। तो यहाँ 1 प्लस e पावर x की जगह 1 प्लस t, और यहाँ पर dx की जगह dt बाय e पावर x। अब ये dt है तो हर जगह t होना चाहिए, पर यहाँ पे तो e पावर x आ गया, तो इसको यहाँ से e पावर x की जगह t में बदल लिया। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया जाता है, ये मैं वीडियो 2 में बता चुका हूँ ऑब्जर्वेशन मेथड में। तो 1 प्लस टी माइनस टी किया, एलसीएम तोड़ेंगे, एक जगह 1 बाई टी दिखाई देगा, एक जगह 1/1 प्लस टी दिखाई देगा, ये log mod t हो गया, ये log mod 1 प्लस टी हो गया, log a माइनस log b का log a बाई b कर दिया और फिर t की वैल्यू डाल दी। अच्छा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, भाई, थोड़ा शॉर्ट में करना चाहें तो आप देखें, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं e पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, e पावर माइनस एक्स 1 प्लस e पावर x dx, दूसरा मेथड, ये इस सवाल का मेथड नंबर 2 है। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं,
ई पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ये हो गया ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये ई पावर एक्स माइनस 1 का ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर प्लस एक्स, ई पावर 0, ई पावर 0 का 1। अब देखें कि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। अगर मैं इसे f मान लूँ तो ये f डैश है। ठीक भाई, वन प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 का 0 और ई पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स, चेन रूल से। तो यहाँ ई पावर माइनस एक्स है, एक मैंने माइनस अंदर रख लिया और एक मैंने माइनस बाहर रख लिया। फ़ायदा ये है कि ये एफ डैश अपान एफ बन गया, और एफ डैश अपान एफ का आंसर क्या आता है, लॉग एफ। तो माइनस लॉग और एफ की जगह क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स विद इन मॉड प्लस सी। तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक है। हर बार सब्स्टिट्यूशन से किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से भी बेटर मेथड मौजूद हैं कि सब्स्टिट्यूशन लगाना हर बार ज़रूरी नहीं कि आप सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करें, उससे भी बड़े अच्छे मेथड मौजूद हैं, अच्छे मेथड मौजूद हैं। डिपेंड करेगा प्रॉब्लम की डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा। तो इसको मैंने किससे बना लिया, इसको मैंने एफ डैश अपान एफ से बना लिया, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। एफ डैश अपान एफ से जल्दी बन जाएगा। इसको करते हैं, ये सवाल करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल ई पावर 2x डिवाइडेड बाय, इसको करते हैं इंटीग्रल, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर 2x dx, इसको बनाना है। अच्छा, क्या बोला गया, ई पावर x को t रखा गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, ई पावर x एक dx आएगा और dt। तो यहाँ तो ई पावर x की जगह t कर लेंगे, और इसको ऐसे कर लेते हैं, ई पावर x गुणे ई पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर 2x dx। तो जहाँ जहाँ ई पावर x है ना, ये चीज़ तो चली गई dt में, यहाँ पे t आ गया, यहाँ पे t आ गया, क्या आ गया, t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ऐसा आ गया, t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt आ गया। या तो मैं एक और सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, डबल सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, 1 प्लस टी स्क्वायर को कुछ रख लूं। एक तरीका ये हो सकता है मेथड 1, एक तरीका ये हो सकता है कि 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं यू रख लूं, डबल सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, मेथड 1। मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को यू रखा, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, एक dt आया और इधर du। तो यहाँ पे टी डी टी की जगह क्या आ गया, टी डी टी की जगह du/2 आ गया, 1/2 मैंने बाहर भेज दिया और यहाँ पे मैंने u लिख लिया। तो ये क्या हो गया, 1/2 और 1/du का क्या आ गया, log mod u प्लस c। u की वैल्यू डाल दो, इक्वल टू 1/2 log u की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c, फिर t की वैल्यू डाल दो 1/2 log mod 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस c। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, एक और मेथड, एक तरीका तो ये हो सकता है, एक और मेथड देखिए, यहीं से देखिए, यहाँ से क्या है हमारे पास, t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt है। तो एक काम करूँ, अगर मैं एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, फ़ायदा ये है कि ये एफ डैश अपान एफ फॉर्म हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, एफ डैश अपान एफ, और एफ डैश अपान एफ का क्या आता है, एफ डैश अपान एफ का आता है लॉग मॉड एफ। तो लॉग मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। तो हम थोड़ा डबल सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। अब ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से ही बनाई जाए, 2 मेथड भी लग सकते हैं। एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, एक कोई दूसरा मेथड लगा दिया। जैसे यहाँ तक मैंने क्या लगाया था, यहाँ तक मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। अब आगे मैं फिर सब्स्टिट्यूशन लगाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आगे मैंने कौन सा मेथड लगा दिया, एफ डैश अपान एफ मेथड लगा दिया। ऐसा कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम का कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करने के लिए टी की वैल्यू रख देते हैं 1/2 log mod 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस सी। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाई जाए, आधा मैंने सब्स्टिट्यूशन से लगा लिया,
और आधा मैंने एफ डैश अपान एफ वाला मेथड यूज़ कर लिया। क्या होता है, लॉग एफ होता है, तो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन वर्क जो है बच जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सारा कैलकुलेशन वर्क बच गया, ये सारा इतना सारा कैलकुलेशन वर्क बच गया मेरा। डबल सब्स्टिट्यूशन लगाने के बजाय अगर मैं एफ डैश अपान एफ लगा लूँ तो उतने सारे कैलकुलेशन वर्क से बच जाऊँगा। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ, जल्दी बनाना है ना, जल्दी बन जाए। आधा सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, आधा कुछ और लगा लिया। ठीक है, अगला मेथड, अगला मेथड ये है, इफ ITF are present in the integrand, then substitute ITF equal to T। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को T मानना चाहिए। अब कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल बनाते हैं, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। ठीक है, इसमें कौन ITF मौजूद है, tan इनवर्स x की पावर 4 मौजूद है। तो क्या बोला गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रेजेंट हो तो उसी को T मानना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू T, ये सब्स्टिट्यूट किया। tan इनवर्स x पावर 4 को T सब्स्टिट्यूट किया। tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह x पावर 4 है तो x पावर 4 का होल स्क्वायर, और जिसको x कह रहे हो चेन रूल से उसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। x4 का 4x3, एक dx आएगा और उधर dt हो गया। तो देखिए भाई, साइन ऑफ टी इसको मैंने T माना, और ये पूरी चीज़, ये देख रहे हैं, ये पूरी चीज़, ये पूरा चीज़ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 8 dx, ये 4 उधर जाएगा, क्या दिखाई देगा, 1/4 dt इक्वल टू 1/4 dt, ये आ गया। तो आपसे क्या बोला गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रेजेंट हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को T मानना चाहिए। ये खैर एक बात है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, मतलब कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को T रखेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं ना तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जानी चाहिए। अब जैसे ही हमने ये लगाया tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू T, ये जो इतना बड़ा दानव जैसा, राक्षस जैसा जो दिख रहा था, ये सब देखो सिंप्लीफाई होके ये आ गया। तो ये प्राइम ऑब्जेक्ट है ना, ये प्राइम ऑब्जेक्ट है। बाकी जो कुछ भी बोला गया, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे तो T लगा लो, ठीक है, f के साथ f डैश dx के प्रोडक्ट में होना चाहिए, f डैश न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये सब बातें सही हैं, वो भी अपनी जगह काम करती हैं वो सारी बातें। लेकिन हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए, छोटी हो जानी चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आनी, आसान शक्ल दिखनी चाहिए ना। इतना बड़ा दानव जैसा दिख रहा था, अभी देखो कितना आसान सा दिख रहा है, प्यारा प्यारा दिख रहा है, लविंग इंटीग्रल में आ गया। ये इसका प्राइम ऑब्जेक्ट है। तो साइन टी का क्या आ गया, माइनस कॉस टी, -1/4 कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दी, क्या आ गया, -1/4 कॉस, और टी की वैल्यू tan इनवर्स x पावर 4 प्लस सी।
तो ये प्राइम ऑब्जेक्ट है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए कि एक सुंदर सी शक्ल आ जानी चाहिए ना, आसान दिखने लगे। हमारा सब्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, प्रॉब्लम छोटी हो जाए, दुश्मन को कमज़ोर करना है, ठीक है। तो ये सही है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो हम लोग टी रखेंगे, 99% प्रॉब्लम में वही करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो जानी चाहिए। एक और करते हैं। देखो इसको बनाना है, -3 + sin इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 - x स्क्वायर dx। तो क्या बोला गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे तो उसको टी रखो। यहाँ बोला गया कि sin इनवर्स x को टी रख लो, सही है, बन जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन और थोड़ा हो सकता है, थोड़ा और आसान कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर -3 + sin इनवर्स x को टी रख लें, क्यों, आप इसको टी रखोगे ये dt बनेगा तो -3 + t का होल स्क्वायर दिखेगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा खैर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन और छोटा कर लूँ तो अगर मैं -3 + sin इनवर्स x को t रख लूँ, -3 का 0 हो गया, sin इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर हो गया, एक dx आया और यहाँ पर dt। तो ये अब ये क्या दिखा पड़ा आपको, t स्क्वायर, और ये पूरा क्या दिखा dt। तो ये क्या आ गया t³/3 + c, t की वैल्यू डाल दी, -3 + sin इनवर्स x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c। यही चीज़ मैं इससे पीछे वाली प्रॉब्लम, इसके पहले वाली प्रॉब्लम में करने की कोशिश कर रहा था, e⁻tan इनवर्स x और इंटू 1/1 + x स्क्वायर में मैं करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ खैर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ मैं सक्सेसफुल हो गया। -3 + sin इनवर्स x, sin इनवर्स x को t रखने के बजाय मैंने -3 + sin इनवर्स x को t रखा तो और छोटा हो गया थोड़ा। sin इनवर्स x को t रख के भी कर सकते थे, लेकिन इससे क्या हुआ, 1-2 स्टेप और बच गई, ठीक है। प्राइम ऑब्जेक्ट तो यही है, कम से कम स्टेप्स में नहीं पड़ जाए। एक और प्रॉब्लम करते हैं। और प्रॉब्लम करते हैं भाई। ये प्रॉब्लम है, sec स्क्वायर 2 + log x डिवाइडेड बाय 1/x dx। क्या हो गया, sec स्क्वायर 2 + log x इंटू 1/x dx। इसको बनाना है भाई। तो डिवाइड के बाद बजाय मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया, ठीक है। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से फोकस देता हूँ कि हमें उल्टा सोचना होता है ना, हमें उल्टा सोचना होता है कि इन दो फैक्टर में से कौन सा फैक्टर, हम fx नहीं ढूंढेंगे। उल्टा सोचने का मतलब है कि हम fx नहीं ढूंढते, हम क्या ढूंढते हैं, f' ढूंढते हैं। वैसे मैं ये बात आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आपको फिर से